अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है? अभी तक ईद के मोड में ही चल रहे हैं सारे या फिर आपको पता है ना, अब बस वर्किंग वीक बाज़ लोगों का शुरू हो चुका है, लेकिन ऑल्दो आधा हफ्ता तकरीबन गुजर चुका है। तो सॉर्ट ऑफ शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी हाँ खत्म होने का इंतजार करते हैं सारे लोग। 2-3 दिन और फिर वीकेंड आ जाएगा, तो लिहाजा वो यू कैन प्रिटेंड कि पूरा हफ्ता ही आपका ईद का गुजर रहा है। जब शुरू में हफ्ते में आपको 1-2 छुट्टियां मिल जाए ना, और अगर आपको हफ्ते में एंड में भी छुट्टियां मिल जाएं, तो बाकी हफ्ता भी काम करने का दिल चाहता नहीं है। बाय द वे, इसमें एक प्रो टिप मैं आपको दे दूं, व्हेनेवर आई ट्रैवल, कोई वेकेशन के लिए कहीं इधर उधर चले गए, तो आई ट्राई टू कम बैक इन द मिडल ऑफ द वीक। और क्योंकि वो आपको कहीं छुट्टी गुजारने के बाद भी आपको एक छुट्टी चाहिए होती है वापस घर आके भी, तो लिहाजा आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं मिडल ऑफ द वीक में वापस आऊँ, फिर 2-3 दिन काम और फिर वीकेंड। अच्छा है ना? वैसे ये अच्छा आपने आइडिया दिया है। सो वो ऐसा लगता है ना कि बस 1-2 दिन मजीद जाना है, फिर आपको 2-3 फिर आपको जरा ब्रेक मिल जाती है और फिर आप तसलसल के साथ काम में घुस जाते हैं। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि ईद थी या त्यौहार था तो हमारे मुल्क में कुछ सियासी तलातुम में ठहराव आया हो? नहीं, अल्लाह ना करे, कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी और कुछ बातचीत के दरवाजे खुलेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जिन लोगों से पहले लोग उम्मीद लगाया करते थे ना, पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट, अगर तो वाकई उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और ये कह दिया कि भाई अपने मसले खुद हल करें, तो फिर करें ना हल यार, अपने मसले खुद हल करें। कब तक ये लूली लंगड़ी जमहूरियत ही चलती रहेगी पाकिस्तान में, जिसमें जिसको सपोर्ट हासिल है वो तो आ गया, जिसको सपोर्ट नहीं है उसको सिस्टम से उठाकर बाहर फेंक दिया। सियासतदानों को एक दूसरे के साथ काम करने की आदत होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो दोबारा हमेशा की तरह एक ही डायरेक्शन में देखते रहें और फिर कहें कि प्लीज इसको निकालो, हमें ले आओ। भाई खुद आओ ना। अच्छा, इन अ नटशेल, सियासत हो या जंग का महाज तनाज़ात आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल होते हैं, ये आपके शायद कहने का मतलब है। और चलें, देर आए दुरुस्त आए, सियासी जमातों को मुज़ाकरात पर राज़ी करने की कुछ कोशिशें हम पिछले पूरे हफ्ते से देख ही रहे हैं। बाज़ लोग इन कोशिशों से ज़्यादा पुरुमीद नहीं है और इनके ख्याल में सियासी तल्खियाँ इतनी ज़्यादा पैदा हो चुकी हैं कि शायद ही तमाम जमातें एक साथ बैठने को तैयार हों। बहरहाल कोशिश हो रही है और जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक इस मामले में काफ़ी सरगर्म है। आपको पता है वो इमरान खान और शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें कर चुके हैं और दीगर सियासी शख्सियात से भी वो मिल रहे हैं। हाँ, तो शायद कुछ हो सकता है। APC का ऑप्शन भी इस्तेमाल करने पर सोचा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इत्तेहादी हुकूमत में शामिल अहम जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बातचीत के लिए मुस्बत इशारे मिले हैं। तहरीक इंसाफ ने तो मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है। कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुल्क सियासी, मौशी और आइनी बहरानों की ज़द में है और इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है और वो तरीका यही है कि इज्तिमाई सियासी तदब्बुर और फहम फरासत से तनाज़ात को हल की तरफ लेकर जाया जाए। इसी में मुल्क को कौम का फ़ायदा है और अल्टीमेटली हमें लगता है कि ये बातें समझ में आ जाएंगी। अब अच्छा, इस पूरी सूरत हाल पे मतलब हम दोनों तो जायज़ा लेते रहेंगे और तजिया भी दे देंगे, बट वी हैव सीनियर तजियाकार विद अस। सबसे पहले अच्छा 3 लोग हमारे साथ हैं। तलत हुसैन साहब हमारे साथ हैं, मंसूर अली खान और आसमा शराजी। बात शुरू करते हैं तलत हुसैन के साथ। तो आपसे सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि एक माहौल बन रहा है कि मुल्क की सियासी क़यादत कम अज़ कम एक दूसरे से बातचीत के लिए आमादा हो रही है। फिंगर्स क्रॉस्ड, अब कितनी देर तक ये बात चलती है। अच्छी बात तो है, मामलात यहाँ तक तो आ गए। आपकी नज़र में वो 3 मसाइल कौन से हैं जिन पर सबसे पहले बात होना चाहिए? सबसे पहले बात तो बहुत सारे मामलात पर होना चाहिए। एक दूसरे के दस्तों गिरबान जो है उसके ऊपर बात होनी चाहिए कि आपके पास स्पेस कितनी है, आपने अलहदा किस तरीके से होना है। फिर इंतखाबात के मामले पर बात होनी चाहिए। फिर अदालत की जो डिवीज़न है और ये जो सोच सामने आ रही है कि अदालत के जज साहिबान जो हैं वो ख़ास तरीके से ख़ास जमात की मदद करते हैं, इसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए। इमरान खान के जो इल्ज़ामात हैं उस पर बात होनी चाहिए। इमरान खान की तरफ से जो रियासत के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है उस पर भी बात होनी चाहिए। इमरान खान की तरफ से जो बात हो रही है वो तो वाज़े हो गया, वो केसेस का विड्रॉल चाहते हैं, वो अपने तमाम वर्कर्स के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनका विड्रॉल चाहते हैं, वो असम्बली के अंदर वापसी चाहते हैं और वो फिर लीडर ऑफ़ द अपोजिशन का रोल भी अपनी पार्टी को देना चाहते हैं। यानी जो असम्बली वो छोड़ के गए थे लान तान करते उसके अंदर दोबारा वापस आना चाहते हैं। अब इससे आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा मसला है जिसको आप 3 रुकनी और 2 रुकनी कमेटी के ज़रिए बिलवास्ता अंदाज से आप इसको हल नहीं कर सकते।
अच्छा, अब तलत साहब आप हमारे साथ ही हैं, आसमा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और मंसूर भी हमारे साथ हैं। आसमा, आपसे जानना चाहेंगे कि मुल्क में सख्त तनाव का माहौल है, उम्मीद की किरण एटलीस्ट ये पैदा हुई है कि सियासतदान ये समझ रहे हैं कि कौमी मसाइल का हल आपसी तनाज़ात के हल में ही मौजूद है और इसके लिए बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है किन इशूज़ पर सबसे पहले फोकस करना होगा हमारी कौमी सियासी क़यादत को? देखिए, फोकस तो इस तनाव के माहौल में सिर्फ बैठने पे करना होगा। सबसे पहला मरहला तो ये है कि ये सियासी जमातें जो हैं ये बैठें किस तरह से, ये एक टेबल पे कैसे बैठें, ये किस तरह से बात करें। कभी वहाँ से हाँ होती है तो दूसरी तरफ से ना होती है। तो मेरा ख्याल है एक तो ये सबसे अहम बात है कि किस तरह से बैठना है, और अनफॉर्चुनेटली इसके लिए एक पूरी इन्वायरमेंट क्रिएट की गई ताकि सियासतदान जो है वो ना बैठ सकें। ख़ास करके जो है वो कभी तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई या कि चोर हैं, डाकू हैं, और कभी हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से भी इस तरह की बात हुई। लेकिन देखा जाए तो बार बार अगर आप चोर डाकू के साथ ना बैठने की बात करें जो कि खान साहब करते हैं तो एक तलखी जो है माहौल में वो आ जाती है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है उस बात का तकाजा कर रही है, इस बात का तकाजा कर रही है कि वो तमाम सियासतदान जो हैं उसको प्रायोरिटी दें, उसको तरजीह दें, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को तरजीह दें, गुरबत को तरजीह दें, और मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली। यानी आज हम अप्रैल में बैठे हुए हैं और आप देखें कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जिस तरह की सूरत हाल है, एक तरह से जो एक क्लाइमेट चेंज है उसने हमें ये लोगों के लिए इतना अहम नहीं है लेकिन ये बहुत अहम है। आसमा, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने पॉइंट आउट कर दी, और उनसे पहले बहुत सी और चीज़ें होनी है, जैसे मौसमियाती तब्दीली और आप क्लाइमेट चेंज वगैरह पे भी पहुंच गई हैं। बहुत सी चीज़ें उससे पहले होनी है। हम तो एक दूसरे को सलाम करने को तैयार नहीं है, लेट अलोन कि और क्या बातें होंगी, बट कुछ हो सकता है। मंसूर अली खान हमारे साथ हैं। मंसूर, आपसे भी पूछेंगे और आपकी राय भी चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में ये काफ़ी वाज़ेह है कि इस चीज़ का इदराक सब फरीक़ैन को हो चुका है कि कौमी मसाइल का हल मुज़ाकरात मुफाहमत से ही निकलेंगे। अब इससे अगर कोई अवॉइड भी कर रहा था, कोई बीच की राह भी निकालने की, कुछ भी करने की कोशिश कर रहा था, दे हैव टू टॉक टू ईच अदर। तो अब तरजीहात तय करना है। आपकी नज़र में कौन सी 3 मसाइल हैं जिन्हें फ़ौरी तवज्जो मिलनी चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में अगर हम 3 मुख्तलिफ स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो एक पॉपुलैरिटी वेव के ऊपर इस वक्त चल रही है, और वो ये समझते हैं कि किसी किस्म का भी डिले उनके लिए डेंटिंग हो सकता है। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं, ये हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है, और इमरान खान साहब इसका बार बार खदशा भी जाहिर कर चुके हैं कि हो सकता है इनकी कोशिश है मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो जब तक वो फेयर वहाँ पर मौजूद है, इस फेयर की वजह से वो कभी भी इलेक्शन की डेट के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे। इस फेयर को ख़त्म करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत है। और दूसरा पॉइंट जो आता है वो मुस्लिम लीग नून या PDM की जो खास तौर पे गवर्नमेंट है और पंजाब के इलेक्शन से मुतल्लिक है। मुस्लिम लीग नून को ये लगता है कि अगर इस वक्त इलेक्शंस मुनक्किद कर दिए गए तो शायद मुस्लिम लीग नून का बिल्कुल सफाया हो सकता है पंजाब की सियासत से, और सीट्स जो है वो रिटेन करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह मुस्लिम लीग नून डिमांड कर रही है बार बार, जिसमें नवाज शरीफ साहब की वापसी, पाकिस्तान की सियासत में उनका एक मुतहर्रिक किरदार, ये सब कुछ इंश्योर किया जा सके तो शायद फिर मुस्लिम लीग नून भी जो है वो राज़ी हो सकती है कि हाँ कोई मिडिल ग्राउंड जो है वो ढूंढ लिया जाए। और तीसरी बात जो है वो 2 इदारों के हवाले से आती है, और वो है हमारी फौजी क़यादत और हमारी जुडिशरी, जिनके हवाले से दोनों साइडों को, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उनको ये लगता है कि इनको हमें सहारा देने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में जो न्यूट्रलिटी का एक एलिमेंट है और गैर जानिबदार होने का जो एलिमेंट है वो इंश्योर करना दोनों इदारों की जानिब से बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी आप जुडिशरी और फौजी क़यादत या एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे थे। सियासी क़यादत ने तो आपको पता ही है, सब लोग तलत साहब आपसे पूछेंगे कि मुलाकातें करनी हैं, तय करना है, लेकिन ये भी वाज़ेह हो चुका है कि दीगर जो हमारे आइनी इदारे हैं इनकी हुदूद का भी तयन होना है, और ये तयन सॉर्ट ऑफ आइन को रीडिफाइन करने के मुतरादिफ होगा। अब ये इट्स हाई टाइम, और ये हक पार्लियामेंट का ही है, और इस प्रोसेस में सभी सियासी जमातों को हिस्सा होना चाहिए। तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ को हिस्सादार बनाएगी या बनाना चाहिए उसे? देखिए, तहरीक इंसाफ को हिस्सेदार बनाना चाहिए अगर तहरीक इंसाफ इस अमल का हिस्सा बनना चाहती है। तहरीक इंसाफ एक क्लासिक सिचुएशन में उसने अपने आप को डाला हुआ है इमरान खान और उनके जो चंद कोर ग्रुप है उसकी वजह से, जिसमें वो जमहूरियत के तमाम फलों से मुस्तफ़ीद तो होना चाहते हैं, लेकिन
उसकी वजह से जो उन पर जिम्मेदारियाँ आती है वो पूरी नहीं करना चाहते। मसलन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं लेकिन असम्बली के अंदर वो नहीं आना चाहते। मसलन इमरान खान जो है वो पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाना चाहते हैं लेकिन पंजाब की असम्बली को खुद रिजॉल्व भी करना चाहते हैं। मसलन इमरान खान जो है वो सबसे बात करना चाहते हैं लेकिन जिनसे वो बात नहीं कर रहे यानी इस्टेब्लिशमेंट, उनको गालियाँ भी निकालते हैं। मसलन इमरान खान सबको चोर डाकू कहते हैं, फिर ये भी कहते हैं जी हम सियासी अमल का हिस्सा हैं। इमरान खान कहते हैं मैं पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर हूँ, मैं इनकलाब बर्पा कर दूंगा, लेकिन इमरान खान फिर अदालत के सामने ये भी इस्तदा करते हैं जी कि ज़मान पाक में पता नहीं हमला होने वाला है, मेरी जान को ख़तरा है। इमरान खान के जो तज़ादात हैं वो उनको इस अमल का हिस्सा बनने से रोके रखेंगे। ये याद रहे कि आइन के तहत जिन इदारों ने काम करना है वो इदारे भी इस वक्त आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ लगते हैं। जुडिशरी इस वक्त ख़बरों में है, मैंने पिछले सवाल के जवाब में आपको बताया कि ये इंप्रेशन बहुत गहरा है इस्लामाबाद के अंदर कि ख़ास अंदाज से इदारे चलाए जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल डिफ़ाइन होना चाहिए, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं सबसे बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, तो फिर आप उसी आइन की वायलेशन भी करते हैं। तो मुझे तो तज़ादात इतने बढ़ते हुए नज़र आते हैं कि इसके अंदर आप तहरीक इंसाफ को जिस अमल का भी हिस्सा बनाएंगे वो अमल उनके तज़ादात के वज़न के नीचे बैठ जाएगा। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन इतनी ज़्यादा है तलत साहब के मुताबिक कि उनकी बातें, बयानात और बुलंद उमंग नारे कुछ और होते हैं लेकिन स्ट्रैटेजी और एक्शन कुछ और होता है, इसलिए वो उसके नीचे ही बैठ जाएगा। अच्छा, सारी बातें सुनते हुए ज़रा टेंशन भी हो रही है कि अब मुज़ाकरात तक भी बात जाएगी कि नहीं जाएगी मज़ीद। आसमा, आप भी हमारे साथ हैं। अच्छा, गुफ्तगू किसी भी लेवल पर हो, एक मरकज़ी नुक्ता यही होगा कि सब असम्बलियों के इलेक्शन जो हैं वो किसी एक दिन मुकर्रर किए जाने की राह निकले, और अगर फरीकैन लचक दिखाते हैं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी है, तो शायद ये दिन अक्टूबर के बजाय जुलाई अगस्त तक भी हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली एवरीबडी विल हैव टू टॉक एंड कॉन्वर्सेशन एक होनी पड़ेगी उसके लिए। तो आपके ख्याल में ये मुनासिब रास्ता होगा? देखिए, कहीं ना कहीं तो लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा, कुछ यहाँ से आगे आना पड़ेगा हुक्मरान इत्तेहाद को, कुछ इमरान खान साहब को जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, इनको पीछे आना पड़ेगा अक्टूबर से, तो कहीं दरमियान की राह तो निकालनी पड़ेगी। उसकी वजह ये कि इंतखाबात का ना होना भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा पाकिस्तान के लिए, और किसी सूरत भी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि कोई सियासी बहरान हो। उससे पहले जो मुआशी बहरान है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है ही, लेकिन उस मुआशी बहरान के साथ साथ जो सियासी बहरान है वो ये दोनों जुड़े हुए हैं, और सियासी बहरान अगर ख़त्म नहीं होगा तो मईशत भी ठीक नहीं होगी, फोकस्ड चीज़ें नहीं होंगी, प्रायोरिटाइज चीज़ें नहीं होंगी। और इसके लिए मेरा ख्याल है कि दोनों जो हुक्मरान इत्तेहाद है और जो तहरीक इंसाफ है उसको किसी एक मिनिमम के ऊपर जो है, या जो मुश्तरकात हैं उनके ऊपर जो है वो बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और एजेंडा सेट करना पड़ेगा, रूल्स ऑफ द गेम्स बनानी पड़ेगी। मेरे नज़दीक पार्लियामान से बेहतर कोई जगह नहीं है। अगर पार्लियामेंट में लोग आते हैं, पीटीआई के लोग भी वापस आते हैं, तो वहाँ बैठ के जो है ये सारी बात की जानी चाहिए। पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स हैं, जो जो रिक्वायर्ड और ये प्रपोज़ कर रही है तहरीक इंसाफ के हमें आने दें और हम उसके ऊपर बातचीत करते हैं, तो मेरा ख्याल है अगर वो आना चाहते हैं तो उनको एक चांस ज़रूर देना चाहिए। ये रूल। अच्छा आसमा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मंसूर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो बात सब लोग मुत्तफ़िक हैं ना, एक्सेप्ट फॉर तहरीक इंसाफ। वैसे वो भी कहते हैं कि इलेक्शन एक ही दिन हो बेहतर हो, लेकिन वो चाहते हैं कि पंजाब के इलेक्शन पहले हो जाएं। वैसे आई वंडर कि वो मुत्तफ़िक है कि नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सियासतदान एक्सेप्ट फॉर पीटीआई ये चाहते हैं कि एक ही दिन इलेक्शन हो, अदरवाइज कंट्रोवर्शियल होगा मामला। अब वो एक दिन ज़रूरी तो नहीं है कि अक्टूबर हो, वो जुलाई अगस्त भी हो सकता है। आपके ख्याल में कहाँ मामला सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, मेरे ख्याल में जुलाई अगस्त का जो महीना जो अक्सर सियासी हलकों में डिस्कस किया जा रहा है उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये मानसून सीज़न है, और इस मरतबा भी जो महकमा मौसमियात की जानिब से और कुछ जो आबी वसाइल के जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि इस मरतबा एक और सैलाब भी आ सके। तो मानसून सीज़न के अंदर इलेक्शंस मुनक्किद करना वैसे ही जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। कई दूर दराज इलाकों के अंदर अगर ऐसी सूरत हाल हो कि जिसकी वजह से इलेक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो फिर दोबारा एक और बहरान जो है वो पैदा हो सकता है। सो या तो ये इलेक्शंस मेरी नज़र में जून और अगस्त से पहले मुनक्किद किए जाएँ या फिर अगस्त के बाद किए जाएँ, लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शंस की डेट का जो तयन है वो इस वक्त इस बात से ज़्यादा फोकस में है सारी सियासी जमातों की जानिब से कि आखिर उस वक्त कौन से अहम ओहदों के ऊपर कौन कौन बैठा होगा।
मतलब एक ही अहम ओहदा बचता है ना, बाकी तो सारा तयन हो ही चुका है। आर्मी चीफ तो आर्मी चीफ ही हैं, हाँ, वो तो उधर ही रहेंगे, अभी रहेंगे। चीफ जस्टिस का मामला जरा तब्दील हो सकता है। आसमा शराजी, मंसूर अली खान हमारे साथ ही रहे। आपसे थोड़ी सी और बात करनी है। अच्छा जी, हम ओपिनियंस ले रहे हैं। तलत हुसैन हमारे साथ हैं, मंसूर अली खान, आसमा शराजी के आगे क्या होने वाला है, ये बातचीत जो मुज़ाकरात की एक विफ आई है, ये आगे तोड़ पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? सो वी हैव टू फाइंड दैट आउट। तलत हुसैन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मामला जिस तरफ भी जाएं, सबकी कोशिश यही होगी कि निज़ाम को बचाया जाए और इलेक्शन एक ही दिन कराए जाएं। वो दिन अक्टूबर के बजाय ऑब्वियसली जुलाई अगस्त भी हो सकता है। तो आपकी नज़र में ये बेहतर होगा कि टू कम टू सम एग्रीमेंट, ताकि सब कुछ एक साथ ही हो? ये अच्छी बात है कि सबको एक नुक्ते पर लाकर खड़ा कर देना चाहिए। अभी आपने जिक्र किया कि जी निज़ाम को बचाना चाहिए। मेरे ख़्याल में निज़ाम इस वक्त मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हो चुका है। निज़ाम को चलाने की कोशिश हुकूमत की है क्योंकि वो हुकूमत के अंदर मौजूद है, इस्टेब्लिशमेंट की है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट केओस नहीं चाहती। लेकिन इसके अलावा अगर आप इमरान खान के ज़ाविये से देखें, उनके लिए केओस जो है वो ज़्यादा मुनाफा बख्श है सियासी तौर पर। निज़ाम के अंदर रहते हुए वो जिस किस्म की रिलीफ चाहते हैं उनको रिलीफ मिलेगी नहीं, क्योंकि वो आउट ऑफ द ऑर्डनरी रिलीफ चाहते हैं। तो निज़ाम कहने को तो चल रहा है, लेकिन वो मफलूज भी हो चुका है, धक्का लगा के उसको चलाया जा रहा है। अब इसका अंजाम क्या होगा, ये अब देखना होगा कि अदालत की तरफ से जो फैसले आते हैं उसके ऊपर अदालत के अंदर क्या हंगामा मचता है, उसके ऊपर हुकूमत और अदालत के दौरान ताल्लुकात कैसे होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट उन ताल्लुकात की ख़राबी के ऊपर उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। अच्छा, अब मंसूर साहब आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आपने आसमा से पूछना है? नहीं, आप जरूर पूछ लें कि तलत साहब का ये भी कहना कि निज़ाम जो है वो बिल्कुल इस वक्त इट इज़ नो वेयर टू बी सीन, भी थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। अच्छा, अ लॉट हैज़ टू बी डन, अ लॉट हैज़ टू बी डन। और जहाँ अ लॉट हैज़ टू बी डन की बात हो रही है मंसूर, तो हम अभी इदारों की आइनी हुदूद के तयन की बात कर रहे थे। अशद ज़रूरत दोबारा इस माहौल में इसकी महसूस की जा रही है और सर्टनली पार्लियामान को ही ये काम करना है और अभी पार्लियामान बहरहाल नामुकम्मल है। तो आने वाली पार्लियामान से ये उम्मीद रखी जाए? मेरे ख्याल में ये जो एक बहस है कि ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है ये नामुकम्मल है, तो सबसे पहले तो इसकी वजह ढूंढने की ज़रूरत है कि नामुकम्मल क्यों है। हकीकत तो ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी मर्ज़ी से वहाँ से इस्तीफ़े दिए, अपनी मर्ज़ी से उस पार्लियामेंट को छोड़ने का फ़ैसला किया और इमरान खान साहब को ख़ुद अपने इस रवैये के अंदर लचक लाने की ज़रूरत है, क्योंकि 2013 से लेकर आज तक हमने, जब तक वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने तब तक उन्होंने इस पार्लियामेंट को इम्पॉर्टेंट समझा ही नहीं। उनकी नज़र में पार्लियामेंट सिर्फ तब इम्पॉर्टेंट होती है अगर वो उसमें एक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे जाके बैठें। लेकिन इमरान खान साहब ने, आप उनकी सियासत उठा के देख लीजिए, कभी भी एक अपोजिशन लीडर का ओहदा संभालने के हवाले से कभी उन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया। जबकि आज अगर वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते तो अपोजिशन लीडर का ओहदा इमरान खान साहब के पास होता और बड़ा मौसर किरदार वो अदा कर सकते थे, किरदार तो अदा कर सकते थे। फाइनली आसमा, आपसे पूछना चाहेंगे कि जब हर इशू पर बात हो ही रही है, सारों ने बड़ी अच्छी तजवीज़ भी दी है, तो ये भी अहम है कि दीगर आइनी इदारों के इख्तियारात और हदूद जो हैं वो दोनों का तयन भी अब फाइनली हो ही जाए। तो आइन में सब कुछ है, लेकिन शायद फिर भी वक्त का तकाजा है कि कुछ नया तय कर लिया जाए। तो आपकी नज़र में अभी ये मामला छेड़ना चाहिए या फिर अभी बिल्कुल कोई और चीज़ नहीं करनी चाहिए और जिस तरह हो रहा है वो ही हो और ये बाद में देखा जाएगा? रूल्स ऑफ द गेम जो हैं वो नहीं सेट होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उसके लिए आपको वक्त चाहिए और अक्टूबर तक अगर अभी भी अगर आज से, कल से या एक हफ्ते से जिसके इम्कानात कम हैं, ये प्रोसेस बातचीत का आगे बढ़ता है, उसमें भी ये इस बात पे बातचीत शुरू हो जाए और वापसी होती है या मुज़ाकरात का आगाज़ होता है, तो मेरा ख्याल है कि अक्टूबर तक, इंतखाबात तक आप किसी न किसी चीज़ पे पहुँच सकते हैं और इंतखाबात जो हैं वो हो सकते हैं। और चारों असम्बलियों के केयरटेकर सेटअप के अंदर इंतखाबात ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये अगर होंगे तो फिर ज़ाहिर है कि मामलात आगे बढ़ेंगे। ये इंतखाबात से पहले रूल्स तय हो जाए बातचीत के, तो मेरा ख्याल है कि इंतखाबात के बाद फिर जो नई मुंतखब होने वाली असम्बली होगी वहाँ इस बात को आगे बढ़ाया जाए। जो इस वक्त के पाकिस्तान के हालात हैं, ये बात तो तय है कि कोई एक सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान को मुआशी मसाइल से नहीं निकाल सकती, सियासी मसाइल
मसाइल से नहीं निकाल सकती और अब तो आईनी मसाइल से भी नहीं निकाल सकती। तो मेरा ख्याल है कि पहले ये तय हो जाए और उसके बाद जो है वो चीज़ों को आगे ले जाया जाए। अब ये तो हमें लग रहा है ना कि, लेकिन सियासतदानों को भी क्या ये लगता है कि सबको मिलकर चलना होगा? एटलीस्ट जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनसे तो फीलिंग यही आती है। वो तो पहले भी आपको पता है शहबाज शरीफ when he took charge as the Prime Minister on the floor of the House उन्होंने कहा था कि मुफाहमत सब इकट्ठा चलें, लेकिन तहरीक इंसाफ कभी भी इकट्ठे चलने की हामी नहीं रही है। सो इज इट हाई टाइम कि उनको भी समझ में आ जाए? कहा जा रहा था कि खान साहब ने तो कभी एज एन ऑपोजिशन लीडर भी अपने रोल को सीरियसली नहीं लिया, बनाया ही नहीं है। ही जस्ट वांट्स दैट वन रोल। काफ़ी तवील डिस्कशन हो गई है, सैर हासिल गुफ्तगू जिसे कहते हैं ना, वो हो गई है। और अभी हमें लिटरली आउट ऑफ ईद नाउ, अब तो फील हो ही गया। थैंक यू तलत साहब, थैंक यू मंसूर एंड थैंक यू आसमा, आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी इससे पहले जो हम बात कर रहे थे ना ब्रेक से, वो बहुत सी मतलब उसकी बड़ी ग्रास रूट लेवल पे हमारी बड़े इश्यूज हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा इशू है कि हम पढ़ाई को, तालीम को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। मतलब अगर हमारे बजट्स आप देख लें, आप हमारा वैसे एटीट्यूड टुवर्ड्स पढ़ाई देख लें, हमें लगता ही नहीं है कि ये कोई अच्छी चीज़ है और ये करके हम शायद अपने मुश्किल हालात से बाहर भी निकल सकते हैं। भाई वी हैव टू लुक टुवर्ड्स आवर फ्यूचर जनरेशंस कि उनके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। तालीम की इम्पोर्टेंस ज़ीरो हमारे यहाँ। हमारे पास बहुत सारी चैरिटीज़ आई रमज़ान में, आपको पता ही है। और TCF वाले जब आए थे उन्होंने कहा था कि बहुत अहम है दीगर जो डोनेशंस हैं उसमें भी कंट्रीब्यूट करना, लेकिन क्यों है बुनियादी मसाइल? क्योंकि लोग गुजर बसर नहीं कर पाते, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, और माशी इश्यूज़ हैं। और माशी इश्यूज़ बहुत सारे लोगों के, सबके नहीं, अगर बहुत सारे लोगों के हल इस तरह से किए जा सकते हैं कि उनको तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा सके। अगर उनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, अल्टीमेटली कोई काम काज करना शुरू कर देंगे, कोई कारोबार, कोई नौकरियाँ, तो वो उनके मसाइल हल हो जाएंगे और वो ज़कात के मुस्तहिक होने वाले साइकिल से निकल आएंगे। तो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि पढ़ा लिखा माशरा ही मुल्क की किस्मत बदल सकता है। ये तो आप मेरा ख्याल है घोल के इस चीज़ को पी जाएं। देयर इज़ नो अदर वे, देयर आर एग्जांपल्स अराउंड अस। और शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान के अंदर फैले मसाइल की वजह भी तालीम की कमी है। और बदकिस्मती से कई हुकूमतें आई, लेकिन तालीम पर किसी ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। लेट इट बी सेड, कोई ऐसी नहीं है हुकूमत जिसको हम कहें कि भाई वो उनका स्टांस बिल्कुल डिफरेंट था। और हम मुश्किल से अपने बजट का 2 से 3% हिस्सा जो है वो तालीम के लिए वक्फ करते हैं। हालांकि तालीम का फ़रोग हमारा सबसे बड़ा मिशन होना चाहिए था, और पढ़ाई का मयार भी हमें बेहतर करना चाहिए था। बहुत सी चीज़ें रिलेटेड टू दिस करनी चाहिए थी जो हमने नहीं की। कुछ तजावीज़ ज़रूर सामने आती रही हैं। कभी मादरी ज़बान में पढ़ाने का आइडिया दिया गया है, कभी आईने पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी को तालीमी निसाब का हिस्सा बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की गई, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। और बज़ाहिर कौमी क़यादत की तमाम लड़ाई अवामी मसाइल से बहुत दूर है। सिंगल नेशनल करिकुलम का शोशा भी छोड़ा गया था, उसने भी बेड़ा गर्क किया सिस्टम का। इक़्तिदार और इख्तियार के लिए ये तगोदौ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या फ्यूचर जनरेशन की तालीम पर भी किसी की तवज्जो है? नहीं है। इसी पे हम बात करेंगे। तालीम के लिए कई सालों से काम करने वाली ज़िंदगी ट्रस्ट के बानी सरबरा शहजाद रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बहुत शुक्रिया। शहजाद, दिस इशू, दिस प्रोसेस इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट। ये बताइएगा, हम 100% क्लैरिटी हमें होनी चाहिए कि तालीम का फ़रोग हमारा सबसे बड़ा मिशन क्यों ना होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह हम एक बेहतर माशरा बन सकते हैं। लेकिन अफसोस कि हुक्काम अभी तक इसे बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। कभी लगता है जानबूझ के। आप हुकूमतों के साथ भी कोलैबोरेट करते आए हैं, काम करते आए हैं, आपने बहुत याद दहानी भी कराई है। आप बता सकते हैं कि इस शोबे की हालत अगर आज यहाँ है तो क्यों है, और जब आप हुक्मरानों से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स होता है उनका? देखिए, मुझे ये लगता है कि सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है, ये इस हमारी सोसाइटी का भी मसला है। और आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत की होती है। जिंदगी ट्रस्ट जो है, हम सरकारी स्कूलों को इसीलिए ठीक करते हैं बिकॉज आप दुनिया में किसी भी मॉडर्न वर्ल्ड में चले जाएं, जब तक सरकारी स्कूल ठीक नहीं होता है, एक आम आदमी कभी भी अपने बच्चे को अच्छी तालीम नहीं दे सकता। स्कूल्स ऐसे होने चाहिए कि अगर आप किसी भी एरिया में रहते हो, साथ अगर एक गवर्नमेंट स्कूल है तो आप अपने बच्चे को भेज दें, और आपको भरोसा होना चाहिए कि ये स्कूल इतना अच्छा होगा कि मेरा बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकेगा। यही सोचकर जिंदगी ट्रस्ट ने सरकारी स्कूलों को ठीक करना शुरू किया। और ये बहुत मुझे खुशी भी होती है और अफसोस भी होता है कि जब सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस ये डिसाइड करें कि हमने हुकूमत की मदद करनी है,
तो फिर आप मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। ये बात ठीक है कि गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही बहुत सारी चीजें, बट हमें भी समझ नहीं आ रहा एज सिविल सोसाइटी, एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज हर इंसान इस बात पे गवर्नमेंट को पुश करता है दैट हमें बड़ी फिक्र है जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हर दफा हम ये बात सुनते हैं, बट मैंने ये कहना शुरू किया था कि मुझे ये फिक्र तो है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मुझे ज्यादा फिक्र उन बच्चों की है जो स्कूल जा रहे हैं, बिकॉज वो 10 साल गुजारते हैं लो फी प्राइवेट स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों के अंदर, और उनकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती। हमें लगता है कि सरकारी स्कूल बुरे हैं और जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं बहुत अच्छे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, सरकारी स्कूलों की हालत बुरी है क्योंकि बिल्डिंग खराब है, टीचर नहीं आता। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एटलीस्ट टीचर आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है, बट वहां पर टीचर क्वालिफाइड ही नहीं है, उसको पढ़ाना ही नहीं आता। वो किताबें जो पढ़ाई जा रही हैं वो रोट लर्निंग पे बेस्ड है, रट्टा मार रहे हैं। तो इस बात को आप प्लीज दिमाग में रखें कि सरकारी स्कूल जितने बुरे हैं उससे ज्यादा शायद लो फी प्राइवेट स्कूल्स बुरे हैं। शहजाद, बड़े मल्टी प्रॉन्ग्ड प्रॉब्लम्स हैं एंड ऑब्वियसली हर किसी को ही टैकल होना होगा। वी आर जस्ट वंडरिंग कि हम किससे मदद ले सकते हैं। यकीनन दुनिया में ऐसे मॉडल्स होंगे जिन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया अपनी कौमों को, अपने लोगों को इस तरफ लाने का। तो आप जैसे लोग अपनी अपनी ऑब्वियसली हद तक महदूद वसाइल में तालीम के फ़रोग़ के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम, जाहिर है कि सब काफ़ी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा करना होगा। तो अगर हुकूमतों के पास पैसे और तवज्जो या व्हाटएवर प्रायोरिटीज़ आ, उनके पास वक्त नहीं है, तो क्या इंटरनेशनल एजेंसीज, यूनाइटेड नेशंस, प्राइवेट इदारे वगैरह इस सिलसिले में किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जब हेल्प करती हैं जब आप अपना किबला ठीक करें। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आके हमें कहती हैं आप अपना किबला ठीक करें। IMF आकर हमें बता रहा होता है कि आप ये यहाँ पर पैसे बचाएं, ये करें। ये असल में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ ये होना चाहिए कि हम एक इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसमें हमारी मदद करें कि हम उसको स्पीड अप कर सकें। तो असल में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारा किबला ठीक नहीं कर सकती। किबला सिर्फ हमारा मुल्क की ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी स्टेट ठीक कर सकती है। सो ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना, जिसमें आपको सबसे एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस मुल्क के अंदर हुकूमत ने डिसाइड कर लिया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने एग्री कर लिया कि जो टीचर्स हैं उन्होंने बेशक डिग्री ना ली हुई हो टीचिंग की, वो फिर भी पढ़ा सकते हैं। सरकार ने अब आप देखते होंगे इश्तिहार आते हैं, उसमें लिखा होता है कि आपने बीकॉम किया है, कुछ भी किया, आप आए NTS का टेस्ट दें और टीचर बन जाए। बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स के अंदर क्वालिफाइड टीचर्स नहीं पढ़ा रहे और उस डिग्री को खत्म कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि एक डॉक्टर है, आप सोचें कि वो उसके पास MBBS नहीं है और उसको कह रहे हैं अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है तो आ जाए, आप हड्डियां जोड़ लें, एक टेस्ट दें और हड्डियां जोड़ना शुरू करते हैं। टीचिंग एक साइंस है। तो सबसे पहले तो हमने अगेन मैं फिर दोबारा कहूंगा, जिंदगी ट्रस्ट और दूरबीन ने ये शुरू की बात, और सिंध को मैं क्रेडिट दूंगा कि यहाँ पर एक लाइसेंसिंग का प्रोग्राम आ रहा है। B.Ed प्रोग्राम को दोबारा रिवाइव कर रहे हैं कि टीचर क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने आज से कई सालों तक इस बात को रेज क्यों नहीं किया कि क्वालिफाइड टीचर ही नहीं होंगे अगर आपके पास, और आपने इजाजत दे दी कि कोई भी पढ़ा सकता है। सबसे पहले तो हमें ये बात खत्म करनी पड़ेगी कि कोई भी नहीं पढ़ा सकता। अच्छा शहजाद, वैसे है हमारी पिछली हुकूमत के दौर से एक बहस चल रही है सिंगल नेशनल करिकुलम की कि भाई यकसा कौमी निसाब आ जाएगा तो एजुकेशन में क्लास सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, बेस्ट हो जाए सारा कुछ और आसानी हो जाएगी। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, यकसा निज़ाम बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं हमारे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। एक होता है करिकुलम, एक होता है सिलेबस। करिकुलम में ये बताया जाता है कि एक बच्चा जब तीसरी जमात में पहुंचे तो उसको एडिशन आना चाहिए, नंबर बॉन्ड आने चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। और फिर एक होता है सिलेबस जो ये बताता है कि इस बच्चे को एडिशन सिखाना कैसे, सब्ट्रैक्शन सिखानी कैसे, इश्यूज के बारे में बताना कैसे। करिकुलम तो सिर्फ एक फ्रेमवर्क होता है। हमारा करिकुलम कभी भी इतना बुरा नहीं था। हमारा मसला सिलेबस के साथ था। जो किताबें पढ़ाई जाती हैं बच्चों, उन किताबों पर जीरो मेहनत की गई। बच्चों के लिए हमारे मुल्क में अपनी जबान में किताबें लिखी नहीं जाती। आज भी हम वही पढ़ा रहे हैं, सबको बनाया मेरे खुदा ने, पेड़ पौधे शाख पत्ते सबको बनाया मेरे खुदा, हम वही पढ़ाए जा रहे हैं। सो हमने सिलेबस चेंज करना था। उस किताबों को, स्टोरी बुक्स को, मैथ की किताबों को, साइंस, उनको इनोवेटिव बनाना था, क्रिएटिव बनाना था, थॉट प्रोवोकिंग बनाना था। हम करिकुलम पे चले गए। करिकुलम तो कभी भी बुरा नहीं था। करिकुलम तो सिर्फ बता रहा होता है इस बच्चे को ये आना चाहिए, कैसे आना चाहिए वो सिलेबस बताता है। हमारा मसला सिलेबस था, करिकुलम नहीं था। हमारा मसला क्वालिफाइड टीचर था, करिकुलम नहीं था।
अच्छा, आपने एक्सप्लेन कर दिया, और ख़ास तौर पे क्योंकि अगर सिलेबस देखा जाए तो वो तो हर दौर में मुख्तलिफ होता जाता है। कोई अपनी मर्जी चल रही होती है, मनमानी चल रही होती है, क्या डालना है क्या नहीं डालना। लॉट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि हमारी किताबें देखें तो उसमें हिस्ट्री भी बदल रहे होते हैं, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। शहजाद, फाइनली इसी के साथ एक और मामला ये भी है, और माहिरीन की राय ये है कि बुनियादी तालीम जो है बिल्कुल बेसिक लेवल पे वो मादरी ज़बान में दी जानी चाहिए, लेकिन उस पर भी कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। मतलब एक सेंस है, एक डिसीजन है कि यही होना चाहिए, मेक्स मे बी मोर सेंस एज वेल, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो अगर ऐसा हो जाए तो लगता है आपको कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा? देखें, लैंग्वेजेस सीखने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो उसी जबान में बात समझता है, कॉन्सेप्ट समझता है जो उसके घर पे सोसाइटी में बोली जा रही होती है। तो जो भी उसकी मादरी जबान है, चाहे पश्तो है चाहे सिंधी है, शुरू में उसको उस जबान के अंदर स्टोरी बुक्स देना जरूरी है, उसी जबान में चीजें समझाना जरूरी है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन सब पिक करना शुरू कर देगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे मुल्क से बाहर जाते हैं और वो बहुत स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश के अंदर, बट चाइनीज स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने देखा है, और दूसरे मुल्कों से आते हैं, जर्मन, वो आते हैं, उनको एक वर्ड नहीं बोलना आ रहा होता अंग्रेजी का, बट वो ऐसे लैंग्वेज पिक करते हैं क्योंकि उनकी अपनी जबान में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होते हैं। तो ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन बात है और इस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है दुनिया में किसी भी एक्सपर्ट का, कि बच्चे को सबसे पहले अच्छी किताबें, थॉट प्रोवोकिंग किताबें अपनी जबान में मिलना जरूरी है, फिर वो लैंग्वेजेस पिक करना शुरू करें। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट टू अस। थैंक यू शहजाद रॉय। आज तफसील से ज़रा बात हो गई ना, बहुत सारी बातें पता लग गई, बहुत सारी बातें आई होप आपकी भी समझ में आई होंगी। लेकिन इन सारी बातों के बाद ये भी फील होता है कि हम बहुत पीछे हैं भाई, हमें भी वी नीड टू। तो आपको ये अब फील हो? नहीं, मतलब ये रीइंस्टेट होती है बात, और होना तो ये चाहिए ना कि कुछ अरसे बाद जब हम एड्रेस करें तो हम ये देखें कि हाउ फार वी हैव कम, और कितना अच्छा हमने कवर अप कर लिया, हम आगे आ गए हैं। नहीं, हर बार यही एहसास होता है कि हम उधर ही हैं जहाँ फंसे हुए थे पहले। और हम 1 साल पहले भी यही बातें हो रही थी, 4 साल पहले भी, और 10 साल पहले भी यही बातें हो रही थी, और बहुत ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट मैं तो होपफुल भी नहीं हूँ। खैर, होना चाहिए। क्या हाल चाल है? A little bit। और कीवीज के खिलाफ T20 सीरीज में शायकीन क्रिकेट ने खूब एंजॉय किया, और लड़कों ने नाइट क्रिकेट भी बहुत एंजॉय की रमज़ान के दौरान। आपको पता है बड़ा अच्छा हो गया। ज़्यादातर जो नौजवान वर्किंग इंडिविजुअल्स या कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह भी जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले तो खैर अदरवाइज भी टाइम मिल जाता है, बट रमज़ान में बहुत सारे लोगों को वक्त मिल जाता है ज़रा टू कैच अप विद क्रिकेट, with life और particularly with cricket, गली क्रिकेट। अच्छा जी, अब न्यूजीलैंड के खिलाफ अब आप बताएं ना, 27 अप्रैल को, जल्दी से चले मैं बता देती हूँ, 27 अप्रैल से 5 वनडेज सीरीज जो है वो खेली जाएगी। 5 वनडेज होंगे पहले T20 हो गए ना सारे, तो अब वनडेज होंगे, और PSL के बाद T20 में भी नए टैलेंट को परफॉर्म करने का मौका मिला था, लेकिन याद रहे कि ये वर्ल्ड कप का साल है, तो लिहाजा देयर आर अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट्स जो लोगों को और प्लेयर्स को करनी पड़ेंगी टू कम अप। हाँ, और आना भी चाहिए ना। दिस इज़ वन ऑफ दोज इवेंट्स जिस पे मेरा ख्याल है हर क्रिकेटर का ख्वाब होता है, होना भी चाहिए। T20 फॉर्मेट की कामयाबी के बाद वनडे मैचेस की तादाद में खातिर का कमी आ चुकी है, लेकिन ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ वर्ल्ड कप की टीम के फाइनल करने का बेहतरीन मौका हम सबको फराहम कर सकती है, और इसीलिए 5 वनडे मैचेस की इस सीरीज़ में लड़कों को अच्छी तरह आजमाना भी चाहिए, जो वर्ल्ड कप स्कॉट का लेटर ऑन में भी हिस्सा बन सके, और एक अच्छी टीम हमें यूँ दस्तियाब होगी जो भारत में वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस इंशाल्लाह देगी। इसी पे बात करेंगे। अब्दुल रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई। रज़ाक भाई बताइएगा, न्यूजीलैंड वैसे तो कोई कमज़ोर टीम नहीं है, लेकिन इस बार वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ भी नहीं आए। अब 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ है, वर्ल्ड कप का साल है, बेहतरीन मौका नहीं है कि पाकिस्तान अपने खिलाड़ी आजमाएं, अपने कॉम्बिनेशंस चेक करे? डेफिनेटली देखिए, जितने भी सीरीज होती हैं, होम सीरीज हो या अवे सीरीज हो, तो ये वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए होता है, और जितने भी आपके पास यंगस्टर्स होते हैं, अपकमिंग जो परफॉर्मर होते हैं डोमेस्टिक में, उनको यूटिलाइज करना चाहिए, और सब मुल्क इसी तरह करते हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए कि आपकी रैंकिंग को ज़्यादा अहमियत ना दें, प्लेयर्स को ज़्यादा अहमियत दें, जिससे प्लेयर ज़्यादा नए आए और पाकिस्तान टीम और मजबूत हो। अच्छा, ये भी बताएं कि वर्ल्ड कप में हम इंडिया जाएं या कोई न्यूट्रल वेन्यू मिले, मतलब ये होगा हमारे ही रीजन में जहां भी हो, तो ऐसी विकेट्स पर आप क्या बैटिंग ऑर्डर तजवीज़ करेंगे, और हमारे वनडे लाइनअप जो है वो भी एक ज़रा ड्रीम लाइनअप बता दें कि क्या होना चाहिए?
देखिए बड़ा मुश्किल है इस तरह के सवालों पे जवाब देना। बैटिंग लाइनअप पे जो चलता आ रहा है, ये जो सीरीज होती है ये प्रिपरेशन होती है वर्ल्ड कप के लिए, जैसे मैंने कहा। तो इनको चाहिए कि जो भी बैटिंग आर्डर रखें एक स्टेबल होना चाहिए और उन पर पूरा एतमाद होना चाहिए कि हमने देखा है पास्ट में एशिया कप का फाइनल हो या वर्ल्ड कप का फाइनल हो तो हमारा जो ओपनर जो जाते हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। ठीक है, ये सीरीज जो होती है इसमें थोड़ा कम प्रेशर होता है, उस तरह का प्रेशर नहीं होता जिस तरह का डू एंड डाई मैचेस आईसीसी के मैचेस में होते हैं, तो उसमें ज्यादा प्रेशर होता है। तो यहाँ प्रेशर पड़ता है तो हमारे जो ओपनर्स हैं वो फेल हो जाते हैं। अच्छा ये बताइएगा रज़ाक भाई कि बॉलिंग में तो हमें काफ़ी तसल्ली है कि अच्छे फास्ट बॉलर्स हमें दस्तयाब हैं, बैक भी काफ़ी मजबूत है, लेकिन क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है। आपकी नज़र में वर्ल्ड कप में शादाब, नवाज ये कमी पूरी कर देंगे या एक और स्पेशलिस्ट स्पिनर हमें ढूंढना होगा? देखिए अभी अमान ने भी कमबैक किया है और उसामा मीर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और उसामा मीर ने रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो उनको होना चाहिए था, आप टीम के साथ रखें और जैसे सीरीज जीत जाते हैं उसके बाद फिर जो मैचेस रह जाते हैं उसमें आप यंगस्टर को यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे उनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और एक आपको पता भी चलेगा। उसामा मीर मैं समझता हूँ काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं, काफ़ी मैच्योर भी हैं। उनको हम यंगस्टर तो नहीं कह सकते क्योंकि वो उनका डेब्यू पीएसएल में हुआ था तो वहाँ से उनकी हाइप क्रिएट हुई थी। अभी उन्होंने रिसेंटली डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है तो उनको टीम के साथ होना चाहिए। कुछ अच्छे सजेशंस भी आपकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। तो अब तैयारी अब पकड़ लेनी चाहिए फॉर द ODIs and later on for the World Cup। अभी अब्दुल रज़ाक से भी ये बात हो रही थी, अब T20 इतना इजी चिल सीन हो गया है, वी नो एग्जैक्टली कि कितने घंटे लगेंगे। जो बहुत डाई हार्ड फैंस हैं वो हिलते नहीं, उन्हें देखना होता है। ODIs टू मच कमिटमेंट नहीं, फिर भी आपको 50 ओवर्स चल रहे हैं, दोनों साइडें 100 ओवर्स खेले जा रहे हैं। It is a bit of a... मेरे लिए तो वैसे ODI का चाम अभी खत्म नहीं हुआ। I enjoy T20, लेकिन जो वर्ल्ड कप होता है ना, वो वर्ल्ड कप, जो असली वर्ल्ड कप मुझे लगता है, वो जो क्रिकेट का बेताज बादशाह, वो फिर ODI में ही डिसाइड होना चाहिए। ठीक है जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और नूरजहां और कावन और लातादाद ऐसे केसेस हमारे सामने हैं, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि बहस बड़ी सीरियस हो गई है कि हमारे जो चिड़ियाघर हैं, क्योंकि अगर हम नहीं संभाल सकते, वैसे तो नहीं ही संभाल सकते, इसमें कोई राय नहीं है। ये एक स्टेटमेंट मैं ज़रूर आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि क्यों ना जानवरों की हलाकत के जिम्मेदारों को उन्हीं पिंजरों में बंद कर दें जहां ये जानवर रहा करते थे। और ये रिमार्क्स बाय द वे जस्टिस अथर मिनिल्ला ने चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत के एक केस में दिए थे। बात देखें कितनी क्या ऐसी बात होनी चाहिए कि इफ़ यू थिंक कि वो उनको उसी तरह ही रहना चाहिए, अपने आप को इमेजिन करो उसमें। तो ये रिमार्क्स बाय द वे बता रहे हैं कि हमारे चिड़ियाघरों में जानवरों का कितना ख्याल रखा जाता है, नॉट बेसिकली। और इस्लामाबाद के मरगज़ार चिड़ियाघर, अगर आपको याद हो, उस पर 51 हाथी की हालत देखकर उसे कंबोडिया मुंतकिल कर दिया गया था। वो रह ही नहीं सकता था, बेइज्जती हुई थी पूरे मुल्क की, बाय द वे दुनिया में कितनी वो बात वायरल हुई थी। और कराची चिड़ियाघर का तो माशाल्लाह हाल ही निराला है, वो तो खैर आप लोगों के सामने है। हथनी का मामला, फिर शेरों की हालत, जो तस्वीरें आई हैं, फिर भालू, अल्लाह माफ़ करे, पेशावर के चिड़ियाघर में 4 ज़राफ़े हलाक हुए थे। लाहौर चिड़ियाघर में हमारी प्यारी सूजी मारी गई बेचारी। और सूजी के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ था। जंगली जानवर कुदरती माहौल में रहना पसंद करते हैं, उसी अल्लाह ने उनको उसी लिए बनाया है। ये अब इंसानों को मेरा ख्याल है बात समझ आ जानी चाहिए, और आलमी तंजीमें इस हवाले से बड़ी आवाज़ भी उठा रही हैं। और अब कहा जा रहा है कि जंगली जानवरों का कुदरती माहौल में रहना बेहतर है, और मुस्तकबिल में प्रॉब्ली हम चिड़ियाघरों की बंदिश वगैरह का रुझान पूरी दुनिया में शायद देखें, क्योंकि पाकिस्तान में भी इस पर बात शुरू हो गई है। इस पे हम ज़रूर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर आदिल नजम, जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन इंटरनेशनल के नए सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं। पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, 1 जुलाई से ये किरदार जो है, ये नया रोल जो है ये संभालेंगे। आदिल नजम साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट ये पोजीशन है जो आपको मिली है। पहले तो ऑब्वियसली आपसे बहुत सी बातें करनी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो आपको मिली है, सौंपी गई है, आपने कुछ तरजीहात बनाई हैं कि पहले किस चीज़ को फोकस करना चाहिए, एजेंडे में क्या होना चाहिए, ये सोचा है आपने?
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आपका भी, आपकी दुआओं का भी, आपकी नेक तमन्नाओं का भी, और ना सिर्फ आपका बल्कि दुनिया भर से, और खुसूसन पाकिस्तान से, लेकिन दुनिया भर से जो एक तरह से एक आउटपोरिंग ऑफ गुड विल, ऑफ गुड विशेस आई है इस अनाउंसमेंट के बाद, तो एक तरह से मैं ओवरवेलम हो गया हूँ, क्योंकि ये मेरी बिसात से बहुत ज़्यादा है। मेरा हक नहीं है, लेकिन ये दुआएं जो हैं ये बड़ी कीमती हैं। रब ये सिर्फ दुआ है कि जो कॉन्फिडेंस, जो तवक्कुआत हैं लोगों की, उस पर पूरा उतर सकूं। यकीनन ओहदा बड़ा हो या ना हो, जिम्मेदारी बड़ी है। जिम्मेदारी इसलिए बड़ी है कि WWF इंटरनेशनल जो है ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट वेल रिस्पेक्टेड एनवायरमेंटल या नेचर या कंजर्वेशन के जो इदारे हैं वो उनमें से एक है। इसका बहुत बड़ा नाम है, मुझसे पहले जिन लोगों के पास ये उधर है वो बहुत बड़े बड़े जायंट्स हैं, तो वो जिम्मेदारी उस लिहाज से बहुत बड़ी है। और जिम्मेदारी बेसिकली ये है कि जो सैकड़ों हज़ारों लोग 100 से ज़्यादा ममालिक में बिलशमूल पाकिस्तान एज मेंबर्स, एज स्टाफ, एज एक्सपर्ट्स, एज पार्टनर्स इस इदारे के साथ काम करते हैं, उनके काम में किस तरह हाथ बढ़ाया जाए, उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, कैसे एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाई जाए कि वो जो ज़बरदस्त काम हो रहा है वो और भी बेहतरी से हो सके। और काम जो है वो ये है कि जो इदारे का मिशन है पिछले तकरीबन 60 साल से ज़्यादा अब हो गए, उसको एडवांस करना। और मिशन जो है एक तरह से बड़ा सीधा है। मिशन ये है कि पीपल एंड प्लैनेट के लोग, हम जो हैं इंसानी मखलूक, और ये कुर्रा अर्ज़ जिस पे हम रहते हैं, इसका जो बैलेंस है इसको आउट ऑफ बैलेंस ना होने दिया जाए। अच्छा आदिल साहब, इंशाल्लाह आई एम श्योर वी आर वेरी होपफुल कि आप बेहतरीन इस पे काम करेंगे, इस ओहदे पे राइट पर्सन और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। एक बहुत बहस हो रही है आजकल, वो ये हो रही है कि पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे ये बात अब हो रही है फाइनली कि जंगली जानवरों को चिड़ियाघरों में रखना बंद होना चाहिए। अब आपके ख्याल में क्या ये सिलसिला जारी रह सकता है या अब वाकई दुनिया इस मामले को संजीदा लेगी? आपकी राय क्या है इस पर? जी यकीनन बहुत अहम मसला है, और अगर कोई मुस्बत बात है तो वो सिर्फ ये है कि अब इस पे हम बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी होती है, दूसरी जगह पे भी होती है। जहाँ तक इमीडिएट पॉलिसी और इमीडिएट खबर की बात है, आई वुड अर्ज यू कि जो WWF पाकिस्तान के माहिरीन हैं वो बेहतर ऑन द ग्राउंड हक़ाइक़ को जानते हैं, और उनसे भी यकीनन आप बात करें। रब नवाज साहब हैं या हमाद नकी खान साहब हैं WWF पाकिस्तान में, जो इस पर डायरेक्टली काम कर रहे हैं। एज अ जनरल इंसानियत के हवाले से, मैंने अभी तक कोई ओहदा लिया नहीं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक ये सवाल जो है हमें ना सिर्फ तब पूछना चाहिए जब किसी एक बड़े जानवर का एक बड़ा कोई विजिबल किस्म की हमें एक प्रॉब्लम नजर आए, लेकिन इसका हमें हर वक्त सोचना चाहिए। अगर आप सोचेंगे तो ये पहली बार नहीं है। अभी क्या पिछले ही साल मेरे ख्याल में एक हाथी जिसका नाम कवान था शायद, उसको श्रीलंका वापस भेजना पड़ा क्योंकि हम उसका यहाँ देखभाल नहीं कर सकते थे। उससे पहले अगर आपको याद हो तो लाहौर जू में 2017 में सूजी, उससे पहले सहेली एक नाम के एक हाथी जो इस्लामाबाद जू में 2012 में, उससे पहले अगर आप देखें तो अनारकली नाम का एक हाथी जो कराची जू में इंतकाल कर गया 2006 में। और इंतकाल करने की बात नहीं है कि इसलिए किया कि हम देखभाल नहीं कर सके, हम वो इकोसिस्टम फराहम नहीं कर सके जो एक बड़ी स्पीसीज को चाहिए। देखें ये एक ऑसम स्पीसीज है, इसको सिर्फ बंद कर देने का नाम जू नहीं होता। जू जो होता है वो जेल नहीं होता, उसमें हमारा फर्ज होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर जानवर को उस किस्म का इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जा सके, उस किस्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, उसकी खुराक वो हो सके, उसके आसपास के जानवर वो हो सके जिसमें जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे उसकी नशोनुमा हो सके। और अगेन केस आफ्टर केस हमें नजर ये आता है कि हम वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। बहुत ज़बरदस्त आपने ये बात की है कि वाकई अब जू की जो शक्लें हैं ना वो जेलों वाली हो गई हैं, बट जू इज़ नॉट ए जेल। तो ये हमारे अगर जूस देखे जाएं तो वो वाकई बहुत ही बुरे वाले जेल लगते हैं आप। अच्छा आदिल नजम साहब, ये जेल भी सी क्लास, हुक्मरानों वाली भी नहीं। हाँ मतलब बहुत ही सैड वाला सिचुएशन है।
अच्छा, अगर दुनिया इस नतीजे पर पहुंचती है कि चिड़ियाघर कल्चर जो है वो ख़त्म करना होगा और इसका एक दूसरा, बहुत से एक्चुअली तो इसके रुख हैं, ऑल्दो आई एम इन प्रिंसिपल इन फेवर के ख़त्म हो जाने चाहिए। चिड़ियाघर सिर्फ तफरीही मकाम नहीं है, ये याद रहे। ख़ास तौर पर बच्चों की एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है दुनिया के लिहाज से अगर देखा जाए। तो क्या इसका कोई मुतबादिल, कोई अल्टरनेटिव हो सकता है? तो मसला ये नहीं सिर्फ कि जू हो या ना हो, माहिरीन आपको बताएंगे कि जूस अगर सही हो तो उनके फ़वाइद भी हो सकते हैं। कंजर्वेशन के लिए फ़वाइद हो सकते हैं, साइंस के लिए फ़वाइद हो सकते हैं, एजुकेशन के लिए हो सकते हैं। लेकिन जब आप जू को जेल बना दें, सलाखें बना दें जिसके पीछे आपको अधमरे जानवर जो हैं, तो बजाय आप उनकी जो ग्रैंडर है उसको एंजॉय करें, आप एंटरटेनमेंट उसकी हासिल करें उस पस्त हाली से जिसमें हमने उन्हें वहाँ रखा हुआ है। यहाँ नज़र आता है कि वो उनकी चाहे खुराक हो, चाहे उनकी सेहत हो, चाहे उनकी स्पेस हो, वो नहीं है जिसकी उनको ज़रूरत है। अगर एक हाथी है तो उसको एक हाथी वाली स्पेस भी चाहिए, उसको आसे पासे और हाथी भी चाहिए। अगर हम वो नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे तो देन द क्वेश्चन इज़ कि क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहैसियत ह्यूमन बींग्स, देखें सवाल जो है जानवर की ज़िंदगी का सिर्फ नहीं है, सवाल आपकी इंसानियत का है, सवाल मेरी इंसानियत का है, सवाल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। सो दुनिया ने इसमें एक बहुत सी तरक्की भी की है, इसमें एसोसिएशंस हैं, साइंस ने जो है एक तरह से बेंचमार्क बना दिए हैं। लेकिन क्या हम उन बेंचमार्क पे पूरा होते हुए? नहीं। क्या हमारे पास वो कानून है जिससे हम रेगुलेट कर सकें इन इदारों को? नहीं। क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं? क्या हमने इन इदारों को वो रिसोर्सेज दिए जिससे ये अपना काम कर सकें? नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर इसको सही तरीके से किया जाए कि जो दुनिया के पास मुल्कों ने किया भी है तो ये कंजर्वेशन का भी जरिया बन सकते हैं और एजुकेशन का तो है। में ये जो आपने बात की ना कि एक हाथी है तो एक हाथी अकेला रख देते हैं, दो, उनको एक अपना एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उनको अपने साथी चाहिए होते हैं। आपने अपने घरों में देखा है कि अगर प्लांट भी, कोई पौधा भी रखा हो ना आपने घर में, जहाँ अकेला पड़ा होगा तो वो नहीं चलेगा, नहीं होगा, वो बल्कि मर जाएगा। जब सारे साथ इकट्ठे किसी कॉर्नर में होंगे तो वो बहुत अच्छे चलेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, मतलब दे विल बी रियली गुड। तो ये सारी चीज़ें समझने की बात है। और दूसरी बात ये कि एक तो ये कैद जो जू हमारे हैं और ऊपर से कैद तन्हाई जो नेक्स्ट लेवल है। मतलब आप सोचिए कि इंसान को एक पिंजरे में, इंसान अपने ऊपर रख के सोच लेना, किसी एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपने 50 साल जीना है तो आप 25 में मर जाएंगे क्योंकि आप पागल हो जाएंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लिहाजा जू का कॉन्सेप्ट, या तो आदिल नजम साहब तो कह रहे थे कि दुनिया में बड़े, भाई दुनिया से कोई कंपैरिजन हम पाकिस्तान का नहीं कर सकते, वहाँ बहुत आला जूज होते हैं, वो अपनी हैबिटेट में ही के इर्द गिर्द ही जू बना देते हैं। सो व्हाट वी नीड परहैप्स इन पाकिस्तान इज नो जूस बट येस टू सफारी। सफारी अगर अच्छा हो, अपने ही एनवायरनमेंट में फिर रहा हो, लेकिन इसकी भी बड़ी, मतलब इसको भी पूरा स्टडी करना पड़ेगा, वो फिर भी एक्सेप्टेबल। और एक साथी जरूर होना चाहिए, जो भी जानवर किसी भी जू में किसी भी जगह पे कैद हो, उसका साथी जरूर होना चाहिए। पागल हो गया, हाँ वो पागल हो, डिप्रेशन में एक्चुअली चला गया। होपफुली आप भी सब ठीक ठाक होंगे। बहुत सी बातें हैं जो हमने आपसे करनी है, कुछ बातें कर चुके हैं। पाकिस्तान समेत ऑल्दो दुनिया भर में हम आपको बताना चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आज मलेरिया से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट मलेरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम अराउंड द ईयर, क्योंकि अभी आपको पता ही है ये वो महीने शुरू हो जाते हैं जब डेंगू भी अपने उरूज पर पहुंच जाता है। तो मच्छरों का सीजन है, हम तो बीच में रह ही रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो जी रहे हैं ना वो मच्छर मौजे मार रहे हैं। तो वो कभी मलेरिया, तो कभी डेंगू, तो कभी पता नहीं बहुत सी और भी चीज़ें हैं, इससे बचना है। सुबह मैं उठा तो मैं अपने बच्चों की शक्ल देख के परेशान हो गया, पता नहीं वो कोई जहरीला किस्म का मच्छर कमरे में घुसाया और उसने एक की तो आंख छोटी की हुई है, दूसरे के यहाँ बाइट किया हुआ है। तो आप वो लगाया करें ना, वो जो वो मशीन मैंने बस लगाई हुई थी, लेकिन वो नहीं, शायद उसका वो लिक्विड खत्म हो गया था, कुछ हुआ था मामला। खैर, मलेरिया की दुरुस्त तशखीस ना होने के सबब हर साल दुनिया भर में 20 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं इस मुहलिक मरज़ में मुब्तला होते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी हालत तशवीशनाक हो जाती है। दुनिया में 4 लाख अफराद इस बीमारी की वजह से मौत के मुँह में चले जाते हैं, जिनमें 2/3 तादाद 5 साल से कम उम्र के बच्चों की है। पाकिस्तान की फिगर्स तो बताएं ना। पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट 10 लाख का फिगर है बाय द वे, जो कि मुतासरा अफराद होते हैं मलेरिया से।
कैन यू इमेजिन, उसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं वैसे। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में फैलने वाली ये दूसरी आम बीमारी है और इसीलिए पाकिस्तान का शुमार मलेरिया के हवाले से दुनिया के हसास तरीन ममालिक में किया जाता है। अपने इर्द गिर्द सफाई सुथराई का ख्याल रखने से मलेरिया के मच्छरों की आजाइश को किसी हद तक ख़त्म किया जा सकता है, ऑल्दो लेकिन ये बात कभी से तो कर रहे हैं। अच्छा, द प्रॉब्लम है वो जब स्टार्ट होते हैं ना तो सिम्टम्स बड़े सिमिलर होते हैं जो कि ज़्यादातर बीमारियों के होते हैं, बस बुखार, तो लोग अक्सर उस पर उस तरह तवज्जो नहीं देते कि ये मलेरिया है कि 2-3 दिन में ठीक ही हो जाएगा। सो वी नीड टू नो द डिफरेंस। और हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन की है मुतअद्दिदी अमराज की माहिर हैं डॉक्टर फरहीन अली। डॉक्टर फरहीन, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है यही डिटर्मिन कर लें हम कि मलेरिया आम बुखार से कैसे मुख्तलिफ होता है और क्यों इतना ख़तरनाक होता है। एक्चुअली शुरू में मलेरिया आम बुखार की तरह ही शुरू होता है। बुखार के सर्दी के साथ बुखार है, जिस्म में दर्द होना, सर में दर्द होना, बहुत थकन महसूस करना, लेकिन कभी कभार जब वो बहुत सिवियर हो जाता है, बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाता है, तो तब बुखार बहुत तेज़ होना और एक इंटरमिटेंट बुखार होना कि बुखार होके 24 घंटे के बाद फिर बुखार होना, 24 घंटे के बाद फिर बुखार होना, इस तरह से प्रेजेंट होता है। और बहुत सिवियर होने से जॉन्डिस या खून की कमी भी हो सकती है। ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की है कि जो बार बार होना, हाँ, मतलब क्योंकि बहुत से लोग ये कंप्लेन भी करते हैं कि जी बुखार कल रात था, आप ठीक है, तो फिर दोबारा रात को हो जाता है। जब दोबारा चढ़ रहा हो बुखार तो फिर उसको ज़रा सीरियसली लें। बार बार जब चढ़ रहा हो और इंटरवल्स के साथ चढ़ रहा हो तो वो डेंगू या मलेरिया हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब हमारे इलाकों में मलेरिया किन मौसमों में ज़्यादा फैल सकता है? हम ज़रा आपसे ये जानना चाहते हैं दोबारा से। वैसे तो हमें अंदाज़ा है कि गर्मी के मौसम में ये ज़्यादा अफजाइश पाता है और फिर मुतासर करता है, ताकि फिर उसी हिसाब से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर भी हम कर सकें ना, वो भी कुछ सजेस्ट कर दें प्लीज़। यूजुअली जब थोड़ी सी गर्मी का टाइम होता है और स्पेशली बारिशों के बाद उस वक्त मलेरिया ज़्यादा फैलती है, बिकॉज मलेरिया जैसे हम जानते हैं एक मस्कीटो या एक मच्छर के ज़रिए फैलता है। तो जब वो मच्छर की ब्रीडिंग होती है, जब उसका सीजन होता है, तब ज़्यादा मलेरिया की ट्रांसमिशन यानी कि एक से दूसरे तक फैलती है। तो अगर हम अपने पास कराची में फॉर एग्जांपल देख लें, तो हमारी मानसून के बाद यानी कि जुलाई के बाद सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, नवंबर तक ये टाइम हमारा जो है सिग्निफिकेंट मलेरिया सीजन हम कह सकते हैं, जिसमें हम मलेरिया के ज़्यादातर केसेस देखते हैं जब गर्मी भी होती है और बारिश भी होती है। आपका दूसरा सवाल ये था कि हम मलेरिया से बच कैसे सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो सिंपल चीज़ है कि मस्कीटो से यानी कि मच्छर से अपने आप को बचाना है या काटने से बचाना है। तो एक तो ये है कि एक पर्सनल जो चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे शाम के टाइम पे बाहर ना जाना, अगर जाएंगे तो फुल स्लीव्स पहने ताकि जितना जिस्म कवर हो वो बेहतर है। लाइट कलर्स पहनना, डार्क कलर्स थोड़ा ज़्यादा मस्कीटोज़ को अट्रैक्ट करती हैं। जो रिपेलेंट्स हैं, मस्कीटो रिपेलेंट्स हैं जो लगाए जा सकती हैं, वो बहुत डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, तो उनको लगाए जाएं। जो एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं, फेस के अलावा जो एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं वहाँ लगाए जाएं ताकि मच्छर हमें काट ना सके। घर के अंदर हो तो मच्छर जो स्क्रीन्स हैं यानी कि नेटिंग है घरों में, वो हम चेक कर लें कि वो इंटैक्ट है, कहीं उसमें टीयर्स वगैरह नहीं है। और आसपास के जहाँ पे भी पानी, अगर जैसे गंदगी पानी जमा है तो वहीं पे मच्छर होंगे, तो उन जगहों की भी सफाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ बल्कि डॉक्टर साहब मैं एक और चीज़ ऐड कर लूँ, वो कॉइल जो होता है ना, वो भी अगर आपके घर के एंट्रेंस पे रख दें या अगर आपके घर में टेरेस या बैल्कनी है वहाँ आप दरवाजे के साइड पे रख दें तो उस धुएं से भी काफ़ी बहुत सारे देसी टोटके भी हैं। लीमू में क्या काली मिर्चें या समथिंग लाइक दैट, मेरा ख्याल है काली मिर्चें लगा के कुछ इस तरह का भी मैंने सुना था। एनी हाउ, लेकिन कॉइल जो है ना आप क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में ना रखा करें, क्योंकि फिर वो आपको अच्छा क्लोज एनवायरनमेंट के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक्चुअली देखा था कि आप उस कॉइल को तोड़ के पानी में भी डाल के, एक और तरीका है व्हिच आई एम गोइंग टू स्टडी। क्या पानी में आग लगाएं? आग तो ना लगाए ना, मुझे जरा सीखने दे, बट आई डिड रीड दैट बिकॉज़ आई सेंट इट टू माय। मेरा ख्याल है आपको टाइम देते हैं रिसर्च करने के लिए और ढूंढ के निकालना है अब, ठीक है? आई एम ऑन द स्पॉट हियर। डॉक्टर फरीन हमारे साथ ही रहे, हमारे साथ रहिएगा, फिर तक देखते हैं कि क्या ये नया तरीका निकाल रहे हैं। बात कर रहे हैं, सीजन आ चुका है, हम सबको बचना है इससे। डॉक्टर फरीन हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कुछ निकाल लिया? हाँ ना, मैंने निकाला था और आपने मुझे पूरा टाइम नहीं दिया देखने का, बट यू ब्रेक वो सारा गीला करके आप उस कॉइल को तोड़ के पानी में डाल देते हैं, क्योंकि कुछ लोग उसकी स्मोक से बहुत एलर्जिक होते हैं, जो सारी बात ही है। उसके बाद उसके अंदर क्लोव्स डालते हैं, और अब मैं यहाँ पहुँच ही रही थी कि उसको फिर कहाँ रखते हैं और क्या जलाते हैं या क्या करते हैं, जिसमें हम पानी में आग
आग तो नहीं लगा सकते मेरा ख्याल है। नहीं, लेकिन उसके कुछ फ्यूम्स होते हैं जो उस तरह उड़ते हैं। उसको उबालने लग, आप डॉक्टर साहिबा से बात जरा करें, इनका माइक बंद करें, मैं जरा डॉक्टर साहिबा से बात कर रहा हूँ। ये जरा पूछ रही है, निकाल रही है तरकीब। डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान बल्कि इस खत्ते की बात कर लें, मलेरिया एक अरसे से मुख्तलिफ तदाबीर के बावजूद इसका मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। डेंगू जैसी नई वेरिएशंस ऑल्दो आ गई हैं। अब सवाल ये है कि पोलियो टीबी का खात्मा हो सकता है, तो मलेरिया क्यों खात्मा नहीं हो सकता? क्या इसकी मेडिकल साइंस क्या कह रही है इस बारे में? तो बहुत लंबा सवाल है, उसमें बहुत से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं आपके। देखिए, डेंगू तो बिल्कुल ही अलग बीमारी है। माना कि मस्कीटो के जरिए है, डेंगू एक वायरस है, उसकी तो बिल्कुल ही अलग बीमारी है। लेकिन बात सही है कि ये मच्छर के जरिए ही फैलता है। लेकिन टीबी का तो खात्मा कहीं पे भी नहीं हुआ है। हाँ, पोलियो की एलिमिनेशन बहुत से ममालिक में हो चुका है, जो अब तक हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे हम कर नहीं पाए हैं। और जहाँ पे हम कर पाए हैं तो वो इफेक्टिव वैक्सीन की वजह से है। तो ये बात बिल्कुल सही है जो आपने दो क्वेश्चंस पूछे हैं कि क्या हमारे पास इतना रिसर्च अभी है नहीं। हमें मलेरिया की एलिमिनेशन या जिसको हम इरेडिकेशन कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे मलेरिया को दुनिया से ख़त्म कर देना, उसके लिए अभी तक हमारे पास वो टूल्स अवेलेबल नहीं है। अभी उसके लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ना तो सिर्फ मच्छर के जो जहाँ ब्रीड होते हैं उन जगहों को ख़त्म करना है, लेकिन उससे भी कोई बेहतर तदाबीर हमें चाहिए कि हमें मच्छर के ग्रोथ को, मच्छर के लावी जो उसकी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हमारे पास तदाबीर होने चाहिए। वैक्सीन पे भी रिसर्च है, ताकि वो भी अगर इफेक्टिव वैक्सीन मिले तो वो भी हमें बहुत मदद करेगा। हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं अभी, जैसे हमारी जो सफाई है, मच्छर जहाँ ब्रीड हो रहे हैं उन जगहों के लार्विसाइडल एजेंट्स हैं जो लावी हैं मच्छर के, उनको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें हम कर सकते हैं और काफ़ी हद तक मलेरिया के फैलाव को कम कर सकते हैं। ट्रू, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फरीन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आपने निकाल ली तरकीब? जी अच्छा, मैंने निकाल ली। अब्दुल्ला, ये क्या है ये जो उन्होंने डाला है? व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने कॉयल को गीला किया, उसको तोड़ा है, उसको उन्होंने एक बोल में रख लिया, उसके अंदर उन्होंने लौंग जो होती है ना, क्लोव्स, वो डाले, और ये कोई पानी मटीरियल है जो इन्होंने डाला है, और फिर उसको थोड़ी देर रहने दिए। फिर वो पानी जो था वो एक छानी के अंदर से ये तो बैटरी वाटर नहीं है मेरा ख्याल है। उन्होंने पानी वो स्ट्रेन किया है एक स्प्रे बॉटल में। वो स्प्रे बॉटल जो है ना, वो उन्होंने स्प्रे की है दरवाज़ों की चौखाटों पे, खिड़कियों पे, और वो इतना पोटेंट, इतना इफेक्टिव है कि उसको, उसकी एक स्मेल है जो कि मच्छर जो है वो स्मेल कर सकते हैं, लोग नहीं कर सकते, तो वो बिल्कुल दूर रहते हैं। गशी के दौरे खा के गिर पड़ते हैं वो, व्हाटएवर दौरे खा के यस गिर पड़ते हैं, बट दैट्स एन आइडिया। देखो, दैट इज एन आइडिया। और वो गूगल इट ना, गूगल करें। नींबू के अंदर अगर आप लौंगे ठूस दें ना, नींबू को हाफ काटें, उसके अंदर भी कुछ लौंग, उसमें लौंगे आप लगा दें और उसको रख दें, तो उससे भी सुना है मैंने, कभी किया नहीं है, कि मच्छर मक्खियाँ जो है वो दूर भागते हैं। असल चीज़ ये है कि जहाँ सफाई होगी ना, जहाँ पानी नहीं जमा होगा, वहाँ मच्छर नहीं आएंगे। तो लिहाजा अगर सफाई रखेंगे अपने एनवायरनमेंट में, अपने मोहल्ले में, अपने घरों में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कचराकुंडी भी पास में है और साथ वाले लोग भी इतनी सफाई नहीं रख रहे और से आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स देन यू विल हैव टू डू दीज थिंग्स, ये आपको करना पड़ेगा। बट सफाई से 50% काम कम हो जाते हैं, कुछ कम हो सकते हैं। सो दैट इज़ इट आई गेस। हमने आज बहुत से लोगों से बहुत से मौज़ूआत पर बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू कर ली है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब टाइम कम रह गया, लेकिन वनडे सीरीज़ जो हमारी होने वाली है ना, कमिंग बैक टू क्रिकेट ना, वो बड़े फिर हम बड़े मुश्किल दिन भी, आपको पता है, पॉलिटिक्स की वजह से गुजर रहे हो एंड ऑल दैट, और मुल्क का माहौल और इकोनॉमी एंड ऑल, लेकिन जब हम जीत जाते हैं ना कोई मैच, तो उस दिन के लिए बड़ी खुशी हो जाती है। तो आओ एक दुआ हो जाए। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह हम वो सीरीज़ भी जीतेंगे, और क्योंकि आपको पता ही है वर्ल्ड कप के लिए हमें भरपूर तैयारी करनी है, और ये सीरीज़ इसमें एक अहम स्टेप है। एट द सेम टाइम आप अपनी प्लीज़ हमें आरा दीजिएगा, आज जियो पाकिस्तान TV पर लिख के हमें बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ज़ूज़, क्योंकि हम आदिल नजम साहब से बड़ी तफसीली बात कर रहे थे ना। आपके ख्याल पे चिड़ियाघरों को बंद हो जाना चाहिए या इन्हीं को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, हम अपनी यहाँ से तो निकाल ही दें, क्योंकि हम तो बेहतर कर नहीं सकते ना, क्योंकि हम नहीं कर सकते बस। तो इस पे वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। लेकिन बाकी दुनिया जो बेहतर कर सकती है, क्या उनको रखने चाहिए, या फिर आपके ख्याल में जानवरों को आज़ादी से रहने की इजाज़त होनी चाहिए? देयर आर मेनी मॉडल्स ना अराउंड द वर्ल्ड, तो उसमें से कुछ हम सीख सकते हैं, कुछ स्टडी करें। वी आर नॉट
द ओनली वंस हु आर गोइंग थ्रू दीस प्रॉब्लम्स, यकीनन और भी बड़े मुल्क और अगली दफ़ा अगर आपको कोई सिग्नल नेशनल करिकुलम का कहकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे तो ना करें, ना बने, क्योंकि करिकुलम में तो मोटी मोटी चीज़ें आ गई हैं ना। हमारे सिलेबस को कैसे बेहतर बनाया जाना चाहिए उस पर बात होनी चाहिए, उसमें इनोवेटिव चीज़ें किस तरह शामिल करनी चाहिए, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग कैसे उजागर की जाए। मतलब ये मेरा ख्याल है कि अब इसकी ज़रूरत है, नॉट ये कि बस एक जैसा यूनिफॉर्म कर दो, सारों को एक जैसे सांचे में डाल दो और बस एक ही जैसी पौध पैदा होगी। और अपने बच्चों को और नौजवानों को कोई स्किल भी सिखानी चाहिए। मतलब अभी शहजाद रॉय से जब बात हो रही थी, वो कह रहे थे ना कि 10वीं तक वो पास आउट होके निकल जाते हैं बच्चे, और क्रिएटिव थिंकिंग का कोई आइडिया नहीं होता। तो हम डड बनाने की ज़रूरत नहीं है कि जी 10 जमातें पास हो गई और किस तरह पास हुई, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, कि रट्टे लगा लगा के यू नीड टू अचीव समथिंग। कुछ टाइम इन्वेस्ट हो रहा है स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो हासिल क्या हो रहा है? तो कोई स्किल डेवलपमेंट भी साथ होनी चाहिए, कोई कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, कोई स्पीकिंग एबिलिटी आनी चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग लाजमी है। मेरा ख्याल है कि बेसिक लाइफ सेविंग हैक्स जो हैं सब बच्चों को आने चाहिए, लड़के लड़कियों दोनों को। बेसिक प्लम्बिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल का काम, बेसिक चीज़ें, कारपेंट्री, ये सिखानी चाहिए, ये सिखानी चाहिए। ये अगर बाहर भी जा रहे हैं तो मतलब ये चीज़ें उनके भी काम आए, वैसे तो जाएं क्यों। बेहतर यही है ना कि यहाँ रहें, लेकिन आपको पता ही है यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और हालात भी बहुत बुरे हैं, इसलिए आई वोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी हू वांट्स टू गो अब्रॉड। So that is it for today and we're going to see you tomorrow inshallah. Bye, have a great day.